कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसे अचानक एक अजीब बीमारी लग जाती है। उसका पेट इतनी तेजी से फूलने लगता है कि आंखों से देखा जा सकता है। फिर वह खून उगलने लगती है। कुछ ही मिनटों में उसकी रहस्यमयी और भयानक मौत हो जाती है। गांव के लोग नाथ की किसी भी चीज को छूने से डरते हैं। कोई उसकी चीजों के पास नहीं जाता। सबको डर है कि कहीं अपशगुन न लग जाए। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बातों को नहीं मानते। एक दिन येनन नाम की बच्ची स्कूल में अपनी बड़ी बहन का इंतजार कर रही होती है। वो जाकर सीधे नाथ की सीट पर बैठ जाती है और उसकी छोड़ी हुई स्केचबुक पलटने लगती है। उसमें हर एक स्केच में एक डरावनी शक्ल वाली औरत बनी होती है, चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ। यह देख उसकी बड़ी बहन डर जाती है और उसे डांटते हुए वहां से खींच ले जाती है। दोनों बहनें अब अपनी सबसे छोटी बहन को भी साथ लेकर स्कूल से घर लौटती हैं। शाम ढल चुकी होती है, अंधेरा बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक पुरानी सूखी हुई पेड़ के पास से गुजरते समय तीनों बहनों को एक काली साड़ी में लिपटी औरत दिखती है। वो बिल्कुल अकेली उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। येनन गौर से देखती है और चौंक जाती है। ये औरत तो नाथ की स्केच में बनी वही भयानक औरत थी। तीनों बहनें डर के मारे भाग खड़ी होती हैं। इसके बाद से येनन को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। उसका शरीर अजीब तरह से भारी लगने लगता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि कुछ ही दिनों में मेले का आयोजन है और वो इसे मिस नहीं करना चाहती। मेला शुरू होता है और तीनों बहनें मिलकर फेरिस व्हील झूला में बैठती हैं। सब हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी सबसे छोटी बहन को नीचे एक पागल सी दिखने वाली बूढ़ी औरत नजर आती है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, आंखें लाल और नजरें तीनों बहनों पर टिकी हुई थीं। जैसे ही उसकी नजर उस बूढ़ी पर पड़ी, वो औरत उंगली उठाकर उसे इशारा करती है। छोटी बहन डर के मारे बड़ी बहन की गोद में छुप जाती है। जब बड़ी बहन नीचे देखती है तो वो औरत गायब हो चुकी होती है। झूले से उतरते ही येनन अचानक बहुत बीमार महसूस करने लगती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। अब जाकर उसके परिवार को समझ आता है कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। अगले दिन उसके बड़े भाई उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वहां से लौटते वक्त अचानक एक आदमी उनकी गाड़ी में चढ़ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि उनका बड़ा भाई था जो फौज से लौटा था। डॉक्टरों ने कहा कि ये केवल थकावट है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। घर लौटकर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, लेकिन येनन दो निवाले खाते ही उठकर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है कि वो बहुत अस्वस्थ महसूस कर रही है। रात के समय बड़ी बहन को खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। वो पर्दा हटाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक डरावनी आकृति जिसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था उसके ठीक पीछे खड़ी थी। थोड़ी देर बाद बड़ी बहन को येनन के उठकर कमरे से बाहर जाने की आवाज आती है। वो चुपचाप उसका पीछा करती है और देखती है कि येनन रसोई में कुछ चबा रही है। जब वो मुड़ी तो उसका मुंह खून से लाल था। बड़ी बहन को शक होता है कि येनन शायद कच्चा मांस खा रही है। रात में जब वो उसे पूछने जाती है तो उसके कान में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई आत्मा उसके दिमाग में उतर रही हो। अगले दिन येनन का व्यवहार और भी डरावना हो जाता है। वो बिस्तर में पड़ी रहती है, चिल्लाती है, गालियां देती है, लेकिन जब माँ कमरे में आती है तो मासूम बन जाती है और बड़ी बहन पर झूठा आरोप लगा देती है। माँ, जो उसे बीमार समझती है, बड़ी और छोटी बहन को कमरे से बाहर निकाल देती है। बाहर आकर छोटी बहन कहती है कि उसे लगता है येनन अब इंसान नहीं रही, उसमें कोई और आत्मा घुस चुकी है। उसने एक पेड़ की डंडी से उसकी एक भयानक तस्वीर भी बनाई और वह तस्वीर नाथ के स्केच से बिल्कुल मिलती थी। बड़ी बहन अब लगभग पक्के तौर पर समझ जाती है येनन पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। वो अपना हाथ जलती आग में रखती है ताकि खुद को आत्मिक नियंत्रण से बाहर निकाल सके। तभी खबर आती है कि उनके माता पिता अगले दिन ही किसी ओझा को बुलाने वाले थे, लेकिन देर हो चुकी थी। उसी रात येनन नींद में चलती हुई घर से बाहर निकल जाती है और सीधा जंगल की ओर। उसके तीनों भाई उसके पीछे बंदूक लेकर निकलते हैं। अब क्या वो उसे बचा पाएंगे या भूतिया बारिश का शिकार पूरा परिवार बनने वाला है। अंधेरी रात में तीनों भाई जब जंगल में अपनी बहन येनन को खोज रहे होते हैं, तभी एक परछाई अचानक उनकी आंखों के सामने से गुजरती है। सबसे बड़ा भाई याक तुरंत सतर्क हो जाता है और उस परछाई के पीछे भागता है। जैसे ही वह पास जाता है, सामने उसे दिखती है येनन, जो तीनों भाइयों से पीठ की खड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल शांत, मगर जैसे ही वह धीरे धीरे मुड़ती है, वह आंखों के सामने ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। याक को यकीन हो जाता है येनन पर किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण है। वो बिना वक्त गंवाए अपनी शिकार वाली बंदूक तानकर वहीं पहरा देने लगता है और तभी एक अजनबी औरत की परछाई उसके सामने उभरती है। याक बिना सोचे 2 गोलियां दाग देता है, मगर औरत गायब हो जाती है। तभी वो भयानक औरत अचानक एक पेड़ की ओट में पीछे से दिखती है। सिर एक अजीब ढंग से टेढ़ा, आंखों में पागलपन और होठों पर एक बर्बर मुस्कान। याक गुस्से में फिर गोली चलाता है, लेकिन वो औरत हवा में गायब हो जाती है, जैसे उसे छू भी नहीं सकते। अब याक को यकीन हो जाता है यह कोई आम इंसान नहीं, एक भयानक चुड़ैल या आत्मा है।
लेकिन डर के बजाय वह अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर खाली कर देता है। फिर भी उस पर एक भी असर नहीं होता। किसी तरह तीनों भाई येनन को घर वापस लाते हैं। वो अभी भी बेहोश थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि आत्मा ने उसे घायल नहीं किया था। मगर सभी भाई बहन चिंतित थे, क्योंकि येनन की हालत उसी लड़की नाथ जैसी थी जो रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। सुबह होते ही येनन अचानक सामान्य हो जाती है। वो भूल चुकी थी कि रात को क्या हुआ था, बल्कि अब तो वह खुद को पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। वो बड़ी बहन से जिद करती है, चलो आज शहर चलते हैं, थोड़ी खरीदारी कर लें। उसके भोले और मासूम चेहरे को देखकर बड़ी बहन का दिल पसीज जाता है और वो हाँ कह देती है। येनन खुशी से झूम उठती है और अलमारी से सबसे सुंदर कपड़े निकालने लगती है। मगर जैसे ही वह कपड़े पहनने जाती है, एक खिड़की अचानक खुलती है और वही कुरूप झुर्रियों से भरी डरावनी बूढ़ी औरत जो मेले में दिखी थी, खिड़की से भीतर घुस आती है। येनन चीखने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ी औरत अपना हाथ उसकी जबान तक घुसा देती है। अब वो एक भी आवाज नहीं निकाल पाती। बूढ़ी औरत की आंखों में गंदी हवस और चेहरों पर घिनौनी मुस्कान थी। वो येनन को जमीन पर पटक देती है और उसके हाथ पर पैर रख देती है ताकि वो हिल भी न सके। फिर अपनी गंदी उंगलियों से येनन का एक दांत उखाड़ देती है और उसे चबाकर खाने लगती है जैसे कोई शैतानी मिठाई हो। अब येनन की चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं। माँ और बड़ी बहन दौड़कर कमरे में आती हैं। बूढ़ी औरत खिड़की से कूदकर भाग जाती है। तभी याक भी वापस आता है, इस बार एक तांत्रिक वूशियस को साथ लेकर। मगर जैसे ही तांत्रिक येनन को देखता है, लड़की जो अभी तक शांत थी अचानक पागलों की तरह गुस्से में भड़क जाती है। वह तांत्रिक को गंदी गालियां देने लगती है, चीखती है, झपटती है। तांत्रिक को लगता है कि ये सब उस बूढ़ी औरत की आत्मा का असर है। मगर जैसे ही वो उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश करता है, येनन साफ इनकार कर देती है और कहती है कि बूढ़ी औरत का इससे कोई लेना देना नहीं। यहीं पर तांत्रिक को समझ आता है ये आत्मा कोई मामूली भूतनी नहीं, बल्कि एक खतरनाक, अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी आत्मा है। इस आत्मा की असली पहचान जानने के लिए अब उन्हें उस बूढ़ी औरत से ही जवाब लेना होगा। जल्द ही पता चलता है कि वह औरत कोई आम गांव की बुढ़िया नहीं, बल्कि एक काली विद्या की साधिका थी। एक बार उसने तांत्रिक क्रिया के दौरान एक ऐसी आत्मा को बुला लिया था जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाई। वो आत्मा उसी पर हावी हो गई और फिर गांव वालों ने उसे जंगल में भगा दिया। याक और तांत्रिक जब उस औरत के घर पहुंचते हैं, वो जैसे किसी मंत्रोच्चार को पूरा कर चुकी थी। वो मुस्कुराती है और फिर अपने ही सामने आत्महत्या कर लेती है। तांत्रिक दंग रह जाता है और कहता है कि वो आत्मा अब येनन के शरीर में पूरी तरह उतर चुकी है। उस आत्मा को येनन का शरीर चाहिए था और दांत उखाड़ना उस राक्षसी आत्मा के प्रवेश की आखिरी कड़ी थी। अब मामला तांत्रिक के बस से बाहर हो चुका था। उसे किसी और ज्यादा ताकतवर ओंझा की जरूरत थी, लेकिन वो अगले दिन ही आ सकता था। और रात का समय वही था जब आत्मा सबसे शक्तिशाली बनती थी। रात को घर में धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं, ऐसी आवाजें जो इंसान को नींद में खींच लेती हैं। याक खुद को होश में रखने के लिए अपने हाथ को आग में जला देता है ताकि नींद न आए, लेकिन उसके दोनों भाई कब के सो चुके थे। अब येनन चलती है, मगर वो अब इंसान नहीं, एक राक्षसी आत्मा है। वो याक के सामने आकर धीरे धीरे फुसफुसाने लगती है, उसकी चेतना को तोड़ने के लिए। फिर एक जादू से तेज हवा चलती है और दीपक बुझ जाता है। अब याक भी बेहोश होने लगता है और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, येनन संतोष से वहां से चली जाती है। मगर उसे ये नहीं पता था कि घर में एक और इंसान अब भी जाग रहा था, उसकी बड़ी बहन। वो अपने जबड़े को काट काट कर खुद को नींद से बाहर रखे हुए थी। वो याक के पास जाती है और एक जोरदार तमाचा मारकर उसे होश में लाती है। याक तुरंत अपने दोनों भाइयों को लात घूंसों से जगाता है और तीनों भाई बंदूक लेकर येनन की आत्मा से लड़ने निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं, उनके माँ बाप रास्ता रोक लेते हैं। वो आत्माओं में यकीन नहीं करते, उल्टा बेटों को ही पागल कहने लगते हैं। गुस्से में आकर बुजुर्ग पिता याक को तमाचा भी मार देते हैं, लेकिन शायद राक्षसी आत्मा को यह अपमान सहन नहीं होता। तभी आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगती है। अब तो पिता भी डर के मारे चुप हो जाते हैं। याक अब फिर निकलता है, लेकिन भूलवश मक्के के खेत में अपनी ही माँ पर गोली चला देता है। जब वो माँ की लाश को गले लगाकर रो रहा होता है, लाश धीरे से मुस्कुरा देती है। याक समझ जाता है ये उसकी माँ नहीं, राक्षसी आत्मा ही है जो अब हर किसी का रूप बदल सकती है। अब मक्के के खेतों में एक पागलपन भरी दौड़ शुरू हो जाती है, एक इंसानी परिवार और एक दांत चबाने वाली राक्षसी आत्मा के बीच, जिसे सिर्फ एक शरीर नहीं, पूरा खून चाहिए। जैसे ही याक पीछा करने निकला, वह भूतनी इतनी तेज दौड़ी कि सिर तक गिरने को हुआ है। मगर इस दौड़ में याक खुद को संभालते हुए किसी तरह मकई के खेत से बाहर निकल आया। बाहर माँ पहले से ही खड़ी थी, जिससे याक को भ्रम हुआ कि शायद ये भी कोई छलावा है। लेकिन तभी छोटा भाई पीछे से आया और बताया, नहीं, ये असली माँ है। याक के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब भूतनी ने उन्हें एक दूसरे से लड़वाने की साजिश की थी।
इसके बाद सब मिलकर बेहोश पड़ी यानैन को खोज निकालते हैं। अगली सुबह गांव का सबसे ताकतवर साधक, एक वृद्ध महागुरु, पहुंचता है। वह सीधे यानैन के कमरे में घुसते ही उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। यानैन में बैठी आत्मा माँ से झूठी ममता की भीख मांगती है, मगर याक बीच में आ जाता है और माँ को रोक देता है। फिर तीनों भाई बहन यानैन को बिस्तर पर कस के पकड़ते हैं। महागुरु उसकी पेशानी पर मंत्र से भरा झटका देते हैं, जिससे भूतनी को पहली बार असली चोट लगती है। मगर भूतनी फिर से चालें चलती है। अब की बार यानैन को ममता की चादर में लपेटती है। माँ को यकीन होने लगता है कि साधक ही खलनायक है, पर साधक मुस्कुराता है, क्योंकि अब वह समझ गया है कि भूतनी की शक्ति दिन में भी चल रही है, यानी उसका कोई शक्ति केंद्र आसपास छिपा है। सभी मिलकर पास के बांस के झुरमुट में जाते हैं, जहां पहले भी लोग बेहोश मिले थे। झाड़ियों के अंदर सड़े हुए जानवरों की अंतड़ियों का ढेर मिलता है। इन्हें जलाया जाता है, जिससे भूतनी को भारी नुकसान होता है। साधक जमीन में एक खास चाकू गाड़ देता है, जो यानैन और भूतनी के बीच की कड़ी तोड़ देता है। अब बस यानैन को एक अच्छे अस्पताल ले जाना था, मगर सफर आसान नहीं था। गाड़ी में निकलते ही रूहानी छायाएं रास्ता रोकने लगती हैं। कभी कार खाली लगती तो कभी पूरे परिवार के भूत बीच सड़क पर खड़े हो जाते। याक जादुई हथियारों से फायर करता है और आखिरकार छलना टूटता है। पर तभी यानैन, जो अब भी कुछ हद तक भूतनी के कब्जे में है, अचानक याक से गाड़ी की स्टीयरिंग छीन लेती है और सबका एक्सीडेंट हो जाता है। साधक मौके पर ही मारा जाता है। यानैन पिस्तौल उठाकर सबको मारने चलती है, लेकिन याक अपनी छाती ठोक कर कहता है, अगर किसी को मारना है तो मुझे पहले मार। तभी बहन साधक की जादुई लाठी फेंकती है। याक उसमें से खास चाकू निकालकर यानैन की बांग में चुभो देता है। भूतनी चीखते हुए शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन याक उस पर गोलियां चला देता है और उसे भस्म कर देता है। जब यानैन होश में आती है, वह अस्पताल में है। सब कुछ ठीक लग रहा है, मगर रात होते ही वह मुस्कुराती है और खुद की एक दांत उखाड़ देती है। फिर ठीक वैसा ही होता है जैसा नाट के साथ हुआ था। पेट फूलता है, खून बहता है और यानैन की मौत हो जाती है।